प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, ज्योग्राफी के बारे में हमने पहले बात की थी। प्रकृति जो ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी यानी जो हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ जो है वो गोल है और इसके बीच में पृथ्वी को जो दो भागों में बांटते हैं, भूमध्य रेखा कहलाती है, इक्वेटर भूमध्य रेखा कहलाती है। और इसमें कोई देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं में बांटा जाता है। ये कल्पित रेखाएं हैं जिससे हम किसी की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। जो देशांतर रेखाएं हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती है और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पैरेलल होती हैं नॉर्थ में, और इक्वेटर से पैरेलल होती हैं साउथ में। नॉर्थ में जो 23.5 डिग्री पर जो भारत से होकर के गुजरती है कर्क रेखा कहलाती है, और नीचे जो है जो 23.5 डिग्री से गुजरती है वो मकर रेखा कहलाती है। ऊपर में नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। इस प्रकार से पृथ्वी के बारे में जो हमने बातें की थी, अब हम आगे भारत के बारे में बातें करेंगे। कॉन्टिनेंट में जो कॉन्टिनेंट बताए थे उसके अंदर एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर भारत का प्रमुख भाग है। अभी हम भारत की स्थिति के बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुने आप। भारत की जो स्थिति है, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत की सीमा है नीचे। और पूर्व से पश्चिम की तरफ जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैली हुई है। और इस प्रकार से जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और वो विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है। और भारत की जो स्थल रेखा है, यहाँ पर स्थल जमीन 15.200 किलोमीटर लगती है और बाकी नीचे साउथ में समुद्री रेखा लगती है। इस प्रकार से भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उत्तर में नेपाल है, भूटान है, चीन है, पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और पूर्व में बर्मा है, बांग्लादेश है आदि। ये इसके भारत के पड़ोसी देश कहलाते हैं। इस प्रकार भारत की जो स्थिति है, भारत के जो समुद्र हैं वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, और नीचे जो बड़ा समुद्र पड़ता है हिंद महासागर। कन्याकुमारी जो नीचे भारत के नीचे नक्शे में है, वो वहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों को मिलता हुआ दिखाई देते हैं। इस प्रकार से भारत की स्थिति के बारे में, और भारत की जो प्राकृतिक स्थिति है, भारत को हम जो प्राकृतिक रूप में बांटी जा सकती हैं वो है पहले ऊपरी भाग हिमालय पर्वत और उसकी शाखाएं, इसमें कई पर्वत शामिल हैं। और दूसरी जो स्थिति है भारत, पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। ऊपर पामीर ग्रंथि दी हुई है, हिमालय के ऊपर जो है ऊपरी भाग में, कश्मीर के ऊपरी भाग में पामीर ग्रंथि, जिससे एक भाग तो हिंदुकुश पर्वत की तरफ पश्चिम की तरफ जाता है और एक भाग कुनलुन श्रेणी की तरफ जाता है। और इससे नीचे 5 श्रेणियां हैं। इसमें कर्राकोरम यानी K2 की चोटी, ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है कर्राकोरम, K2 की चोटी। वैसे तो विश्व के अंदर सबसे ऊंची चोटी हिमालय की है, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में पड़ती है। और दूसरी चोटी जो हिमालय का जो भाग है
वो कंचनजंगा वो खिड़की में पड़ती है, वो भारत में पड़ती है। इस प्रकार से जो ऊपरी भाग है जास्कर श्रेणी है और नीचे फिर हिमालय पर्वत है, ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्यम हिमालय पर्वत और निम्न हिमालय पर्वत नीचे का जो भाग है। इसमें से हिमालय हमारी एक रक्षा का काम करता है, ऊपर ठंडी हवाओं को आने से रोकता है, दूसरा दुश्मन को भी आने से रोकता है, तीसरा जो है इसके अंदर अनेक प्रकार से नदियां हमारे को निकलती हैं, अनेक प्रकार के पेड़ और जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, अनेक प्रकार के। इस प्रकार से हिमालय जो है वो एक भारत का सरताज है, जिसको हम कह सकते हैं ये है हिमालय पर्वत और उसकी शाखाएँ। हिमालय पर्वत जो है उत्तरी भाग से चल करके पूर्वी भाग चला जाता है और छोटी पहाड़ियाँ खासी, गारो, जैंतिया वगैरह ये पहाड़ियों के अंदर से इस प्रकार ये पूर्व की तरफ चला जाता है। और ये जो है हमारे को हिमालय पर्वत और उसकी शाखाओं के बारे में। अब दूसरा है उत्तरी भाग। उत्तरी भाग जो हिमालय से आने वाली नदियों से बना है। उत्तरी भाग में समतल है, उपजाऊ है, नदियों से है इसलिए उपजाऊ ज़्यादा है और सड़कों का आवागमन बहुत अच्छा है, उद्योग वगैरह बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार से जो मध्य भारत है, उत्तरी भारत जो है, इस प्रकार वो हिमालय से आने वाली नदियों के मिट्टी से बना है, इसलिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। और तीसरा भाग जो है दक्षिणी पठार। दक्षिणी पठार जो ऊंचे भूमि है, परंतु साउथ में जो लगती है उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में। दक्षिण की जो नदियां हैं, दक्षिणी भाग में उत्तरी भारत की नदियां तो 12 महीने बहती है क्योंकि वो हिमालय पर्वत से निकलती है, परंतु दक्षिण भारत की नदियां केवल वर्षा के दिनों में बहती है। और जो ऑटोमेटिक झील बनी हुई है, जो 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 नीचे पहाड़ों के नीचे जो गड्ढे बने हुए हैं, उन गड्ढों के अंदर पानी भर जाता है और उन्हीं पानी के इस्तेमाल से ये दक्षिण की नदियाँ चलती हैं। तो इस प्रकार से दक्षिणी पठार। फिर पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पूर्वी तट जो है वो हमारा कोरोमंडल कहलाता है, मद्रास साइड का ये कोरोमंडल कहलाता है और बंगाल की खाड़ी से लगता है। और जो अरब सागर है, जो 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 पश्चिमी तट है, वो हमारा जो है मालाबार तट कहलाता है और अरब सागर से मिलता जुलता है। इस प्रकार से पूर्वी भाग, पूर्वी तट और दक्षिणी तट। पूर्वी तट जो है बीच के जो ऊंचा भाग है, परंतु जो नदियाँ निकल करके जो साइड में मिट्टी जो बिछाई है उससे वो भाग उपजाऊ बन गए हैं। वो चाहे मालाबार तट है और चाहे वो कोरोमंडल तट है। और इस प्रकार से एक डेजर्टेड एरिया, रेगिस्तानी एरिया, जो इसके अंदर जो राजस्थान की तरफ पड़ता है, सूखा इलाका, और नीचे जो है तो इस प्रकार से ये रेगिस्तानी इलाके हैं। और आगे द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह है और ये अंडमान टापू द्वीप समूह है। इस प्रकार से मिलकर के भारत को प्राकृतिक दृष्टि से बांटा जा सकता है। और ये जो हमने बताया है इनकी नदियों के बारे में जो बात की है, उत्तर भारत में सिंचाई के साधन नदियाँ हैं, वर्षा तो है ही मतलब, क्योंकि नदियाँ 12 महीने बहती है और यहाँ पर बड़े बड़े डैम लगा दिए गए हैं जिससे कि पानी को रोक करके। डैम का क्या मतलब है? डैम का मतलब है पहले जैसे वर्षा होती थी तो एकदम वर्षा आती थी तो वर्षा को पानी को रोक नहीं सकते थे और सारे हमारी फसलों को भी बहा करके ले जाते थे। तो डैम बनने से क्या हुआ कि जैसे भाखड़ा डैम सबसे पहले बना, सतलुज नदी पर डैम बनाया गया जहाँ पर पानी को रोका गया और रोक करके उतना पानी आगे छोड़ा गया जितना जरूरत है। तो इससे क्या हुआ, इससे एक तो जो वर्षा से बाढ़ जो आती थी एक तो वो रुक गई, दूसरा जो है आगे जितना पानी हमें चाहिए, जिन दिनों वर्षा ना हो तो भी वो पानी हम उतना ले सकते हैं। तीसरा जो है इसमें बिजली पैदा, जो ऊपर से जो फाल डाला जाता है वो टरबाइन घुमाते हैं और टरबाइन से बिजली पैदा होती है। तो भाखड़ा डैम सबसे प्रथम में डैम बनाया गया सतलुज नदी के रिवर पर। उससे बनने से सारे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में
यूपी के थोड़े भाग में, राजस्थान में इस प्रकार से ना तो बिजली की कमी रही और खूब ही उपजाऊ इलाके बन गए। ये डैम के बारे में, तो डैम का भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो नदियों और डैम के बारे में भी हमने कुछ बातें की। दक्षिणी नदियों पर भी डैम बनाए गए हैं, जिससे अब कई बार क्या होता है कि उत्तरी नदियों में फिर भी बाढ़ आ जाती है। अब हमारी कोशिश ये है कि उत्तरी नदियों में जब बाढ़ आए तो उसके पानी को हम दक्षिण की तरफ ले जाएं। इस ढंग से कुछ प्लान बनाए जिससे कि बाढ़ भी हमारी रुक जाए। दामोदर घाटी की योजना है बंगाल के अंदर। दामोदर घाटी में क्या है, दामोदर घाटी में नाले थे, बरसाती नाले, बाढ़ आती थी, उन बरसाती नालों के पानी को इकट्ठा करके डैम बनाया गया और आज उसी दामोदर घाटी से और हम जो सारे बंगाल की सिंचाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति ने जो हमें चीज़ें दी हैं, उन प्रकृति का सदुपयोग करके हम अपने देश को धनाढ़ बना सकते हैं। हम अपने देश को, क्योंकि प्रकृति के सर्वोपरि, क्योंकि प्रकृति का हम सदुपयोग करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और प्रकृति को हम नष्ट करेंगे तो प्रकृति भी हमें नष्ट कर देगी। आज बस इतना ही, ताकि फिर कभी सही। धन्यवाद।